नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुद्दा देख रहे हैं आप। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में इन देशों ने फिलिस्तीन को एक बार राज्य के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले की घोषणा की है, जिससे नाराज होकर इजराइल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है। फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल हमास के बीच 8 महीने से युद्ध लगातार चल रहा है। इस जंग में फिलिस्तीन में करीब 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद भी दोनों देशों में फिलहाल टकराव खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। अब इसी बीच आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले की घोषणा की है। तीनों देशों के इस कदम ने इजराइल को बुरी तरह भड़का दिया है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये हत्यारों को गोल्ड मेडल देने जैसा है। उन्होंने कहा कि ये कदम 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए भीषण नरसंहार का समर्थन करता है। हालांकि इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। अब इजराइल ने कड़ा एक्शन लेते हुए आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है। बुधवार को इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉट्ज ने कहा, मैं आयरलैंड और नॉर्वे को एक स्पष्ट और साफ संदेश भेज रहा हूँ। इजराइल अपनी संप्रभुता को कमजोर करने और इसकी सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के सामने चुप नहीं रहेगा। कॉट्ज ने स्पेन को भी चेतावनी दी और कहा उसके खिलाफ भी ऐसा ही कदम उठाया जाएगा। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी बुधवार को घोषणा में कहा कि उनका देश भी 28 मई से फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देगा। इजराइल के विदेश मंत्री कॉट्ज ने कहा, आयरिश नॉर्वेजियन मूर्खता हमें रोक नहीं सकती है। हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। हमारे नागरिकों के लिए सुरक्षा बहाल करना, हमास को खत्म करना और बंधकों को घर वापस लाना टारगेट में शामिल है। इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। इससे पहले 10 मई को फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत समेत कुल 143 सदस्यों ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाए जाने के लिए समर्थन में वोट किया, तो वहीं 9 वोट इसके विरोध में भी पड़े, जिसमें अमेरिका और इजराइल भी शामिल हैं, जबकि 25 देश वोटिंग से अनुपस्थित रहे। हालांकि अभी फिलिस्तीन सदस्य नहीं बना है, सिर्फ इसके लिए क्वालिफाई कर पाया है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने मतदान से पहले महासभा को बताया, हम शांति चाहते हैं, हम आजादी चाहते हैं। वहीं मंसूर के बाद बोलने वाले संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलौद एरदान ने वोटिंग की निंदा की और कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब आतंकवादियों का स्वागत कर रहा है। दरअसल भारत और इजराइल के बीच मजबूत दोस्ती है। इजराइल पर हमास के हमले का भारत ने पूरा जोर विरोध किया है और इजराइल के समर्थन में मजबूती से खड़ा रहा। बावजूद इसके एक राष्ट्र के रूप में भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है। फिलिस्तीन के अस्तित्व पर भारत को कभी भी ऐतराज नहीं रहा। भारत 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। भारत 1988 में भी फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। अब देखना है कि ताज़ा घटनाक्रम का भारत इजराइल दोस्ती पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, सामरिक मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत संजीव जी मैं आपके साथ करूंगी। जिस तरह का ताजा घटनाक्रम सामने आया है, क्या लग रहा है इस घटनाक्रम के बाद, इस मामले के बाद, इस कदम को उठाने के बाद भारत इजराइल दोस्ती पर कितना असर पड़ता दिख रहा है? देखिए वक्ता जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसने जो इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में अपनी जो नीतियों को डिहाइफेनेट कर लिया है। यानी कि भारत अब इजराइल के साथ एक अलग तरीके से डील करता है और फिलिस्तीन के साथ एक अलग तरीके से डील करता है। दोनों को एक तराजू पर तौलने की कोशिश नहीं की जाती, जैसा कि पहले की जो भारत की पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा ये नीति रही। और हमने ये भी देखा था कि यदि कोई कदम इजराइल के संदर्भ में उठाया जाता था तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए फिलिस्तीन के
संदर्भ में भी कदम उठाए जाते थे। कोई विजिट अगर इजराइल की जा रही है तो वो फिलिस्तीन की भी विजिट उसी समय कर ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की एक अलग यात्रा की, फिलीपींस की अलग यात्रा की। जी। और फिलीपींस और ये जो डिहाइफेनेशन की जो नीति है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो इजराइल हो चाहे वो फिलिस्तीन हो, दोनों ही इससे संतुष्ट है और उन्हें कोई इसके संदर्भ में आपत्ति नहीं है। इसी वजह से भारत का ये जो कदम है, जिसमें कि फिलिस्तीन के स्टेटहुड को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें भारत ने जिस तरीके से उसे अपना समर्थन दिया है, जो वोटिंग हुई है यूनाइटेड नेशंस में, तो वो जो भारत की इस तरीके के कदम का इजराइल के साथ हमारे संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इजराइल भी इस बात को जानता है कि भारत इस बात का समर्थक है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के जो संबंध हैं वो तभी अच्छे हो सकते हैं जब एक 2 स्टेट सोल्यूशन निकले और दोनों इजराइल और फिलिस्तीन साइड बाय साइड एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहें और दोनों के बीच में ऐसे 2 स्टेट को बनाने के लिए डायरेक्ट नेगोशिएशंस होने चाहिए। भारत भी इस बात को चाहेगा कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठें और 2 स्टेट सोल्यूशन को करने के लिए कोई डायरेक्ट बातचीत करें। हालांकि ये जो अभी जो रिपोर्ट आई है कि जिसमें कि नॉर्वे और स्पेन तथा आयरलैंड के द्वारा जिस तरीके का एक यूनिलेटरल रिकॉग्निशन दिया गया है, उसके संदर्भ में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अपने रिजर्वेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे चीजों को सपोर्ट नहीं करता है और विश्व के कई ऐसे राष्ट्र भी हो सकते हैं जो कि इजराइल के ऑब्वियसली मित्र राष्ट्र हैं और वो इस तरह के कदमों को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, तो भारत ने ये जो फिलिस्तीन को स्टेटहुड के रूप में का दर्जा देने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ही पहले ही कदम उठा लिए थे। 1988 में ये कदम उठाया गया था। नई दिल्ली में फिलिस्तीन की एम्बेसी भी है और भारत जाहिर है कि इस बात का समर्थक है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में 2 स्टेट सोल्यूशन निकलना चाहिए और 2 स्टेट सोल्यूशन को निकालने की जो प्रक्रिया है वो डायरेक्ट बातचीत से होनी चाहिए। ऐसा इस तरह की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस में ये जो वोटिंग हुई है अभी, उससे टेक्निकली अगर देखें तो फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में दर्जा पाने का जो अधिकार है उसे वो मिल गया है, उसने क्वालिफाई कर लिया है, एक क्वालिफिकेशन उसने हासिल कर लिया। लेकिन आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सदस्यता किसी को दी जानी है, कोई स्टेट के रूप में किसी को रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो रिकमेंडेशन होने चाहिए और ये पूरा जो विषय है सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थिति है और जिस तरीके से वो एक डिवाइडेड हाउस है जहां पर महाशक्तियां आपस में टकराव करती हैं, अपने वीटो पावर का दुरुपयोग करते हुए एक दूसरे के प्रस्तावों को गिराती हैं, तो और इजराइल जिस तरीके से एक जबरदस्त इसका विरोध कर रहा है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो फिलिस्तीन को जो यूनाइटेड नेशंस में स्टेट का जो दर्जा है वो आने वाले समय में इतनी आसानी से मिलने जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के यूनिलेटरल रिकॉग्निशन से अगर कुछ राष्ट्रों के द्वारा यूनिलेटरली अगर स्टेट फिलिस्तीन को मान भी लिया जाता है तो इजराइल इसका विरोध करेगा। और जहां तक महाशक्तियों की बात है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सीधा ये कहा है कि जब तक कोई डायरेक्ट नेगोशिएशन से 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक इसे फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा हम नहीं दे सकते। यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस बात को मानता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या का समाधान है, लेकिन उसका जो रास्ता है अभी कठिन दिखाई देता है। बेंजामिन नेतन्याहू भी तैयार नहीं है और फिलिस्तीन की तरफ से भी बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। जब तक ये बातचीत नहीं होती, जब तक डायरेक्ट नेगोशिएशंस नहीं होते, तब तक 2 स्टेट सोल्यूशन का निकलना अभी भी बहुत काफी कठिन दिखाई देता है। बिल्कुल। करुण जी, आपको क्या लगता है, फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है, उसमें भारत के साथ साथ 143 देश भी शामिल हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं कि फिलिस्तीन एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करे, लेकिन ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये इतना आसानी के साथ हो पाएगा? क्योंकि इजराइल लगातार इस बात को कहता है कि फिलिस्तीन एक आतंकी है, हमले करवाता है, मिला हुआ है, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, तमाम ऐसी गतिविधियां इजराइल की तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से होती हैं, तो जाहिर तौर पर ये बहुत कठिन काम है, आपको लगता है?
देखिए वक्ता जी, इसमें 3 चीजें हैं। पैलेस्टाइन को आतंकी कहना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन पूरे इश्यू को देखें तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो सीज फायर का मामला जो यूनाइटेड नेशंस में आया, सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनानिमसली पास कर दिया, अमेरिका अब्सेंट रहा, तो इसका मतलब कि कोई भी अगेंस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने ये कह दिया कि ये मैंडेटरी नहीं है इजराइल माने सीज फायर को। तो अमेरिका की नीति में सीज फायर को लेके एक अस्पष्टता रही है। दूसरा, जो कोर्ट का जजमेंट आया कि नेतन्याहू और हमास के लीडर को अरेस्ट वारंट इश्यू किए जाएं, अरेस्ट किया जाए उनको, तो यहाँ भी अमेरिका बहुत स्पष्ट रही है अमेरिका की नीति, क्योंकि वो यूक्रेन के मामले में तो ये कहते हैं कि पुतिन को अरेस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है, और जिस कोर्ट का स्वयं अमेरिका सदस्य भी नहीं है। लेकिन नेतन्याहू के केस में वो कहते हैं कि इस पे अरेस्ट वारंट नहीं इश्यू होना चाहिए। तो 2 इश्यू तो ये हो गए कि सीज फायर किया जाए, और जेनोसाइड है उसके लिए कोर्ट का जजमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए नहीं किया जाए। तीसरा जो इश्यू है वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन, और ये आज का नहीं है, पूरा विश्व जनमत, स्वयं अमेरिका इस पे सहमत है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि दुनिया का हर देश शांति चाहता है, लेकिन अशांति के कारण क्या है, उनका निवारण कैसे हो और निवारण का तरीका क्या हो, इसमें विभिन्न देशों में मतभेद हैं। तो दुनिया के सब देश चाहते हैं कि सीज फायर भी होना चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। अब कैसे निकाला जाए ये समस्या है, और यहाँ ये समस्या क्यों आती है, इसमें 2 कारण होते हैं। विभिन्न देशों के हित टकराते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और कुछ का वेस्टेड इन हित स्वार्थ होता है। निहित स्वार्थ राजनीतिक भी हो सकता है, सुरक्षा संबंधी भी हो सकता है, सामरिक हो सकता है, और आर्थिक हित भी हो सकता है। तो विभिन्न देशों के हित जब टकराते हैं तो प्रक्रिया को लेके प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सिद्धांत रूप में सब सहमत हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन अब कैसे हो इसको लेके समस्या है। और पूरे पैलेस्टाइन को ये कहना कि वो आतंकवादी हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जिस हमास को आतंकवादी कहते हैं वो हमास का उत्पत्ति 1987 में हुई है, उससे पहले हमास नाम का कोई संगठन ही नहीं था, क्योंकि उस हर चीज के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक कारण होता है। हमास का राइज रातों रात नहीं हुआ है, ये एक पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, जिसमें पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था यासर अराफात का, वो चीजें डिलीवर नहीं कर पा रहा था चाहते हुए भी, क्योंकि पैलेस्टाइन का जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यासर अराफात की लीडरशिप में था वो समाधान चाहता था, लेकिन वेस्ट बैंक में और गाजा में इजराइल अपने सेटलमेंट की गतिविधियां जारी रखे हुए था, तो वहाँ कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तो अंत में 2006 में हमास ने चुनाव लड़ा, तो वहाँ की पैलेस्टाइन की जनता थी, उन्होंने ओवरवेलमिंगली उसको सपोर्ट किया। तो हमास की उत्पत्ति एक प्रजातांत्रिक तरीके से हुई है, लेकिन वो जो चाहता था वो नहीं कर पाया, और जो वहाँ की जनता चाहती थी वो नहीं हो पाया। उसमें कहीं न कहीं इजराइल भी दोषी है, केवल हमास दोषी नहीं है। हमास का कोई समर्थन नहीं कर रहा दुनिया का देश, हम लेकिन सब ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड नहीं होना चाहिए, वहाँ महिलाओं, बच्चों या निहत्थे लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इजराइल उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि दुनिया के देश जो इजराइल के को ये कह रहे हैं कि सीज फायर किया जाए, युद्ध विराम हो, वो हमास का समर्थन कर रहे हैं। एक ऐसा नैरेटिव इजराइल बना रहा है जो कि सही नहीं है। तो अभी जो 3 देशों ने मान्यता दी है, मेरे ख्याल से एक सही दिशा में कदम है, हो सकता है दूसरे देश भी इसको फॉलो करें। इसमें एक चीज और स्पष्ट आ रही है कि अमेरिका ये मान के चल रहा था कि पश्चिम के सब देश अमेरिका के साथ रहेंगे, जो अमेरिका चाहेगा वही करेंगे, और अमेरिका में जिस तरह जूज की लॉबी है, जियोनिज्म नहीं कह रहा हूँ मैं, जूज की कह रहा हूँ, क्योंकि हमास भी ये कह रहा है कि हम जूज के अगेंस्ट में नहीं है, हम जियोनिज्म के अगेंस्ट में हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पश्चिम जगत था उसको एक यूनाइटेड, एक सॉलिड ग्रुप मान के चल रहे थे,
वो इजराइल और पैलेस्टाइन को लेके एक सॉलिड ग्रुप नहीं है, ये इससे स्पष्ट हो रहा है। और यूरोप के दूसरे देश भी यही कह रहे हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, अमेरिका स्वयं भी कह रहा है। तो इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं। अब किस रूप में 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, इसके लिए जैसा संजीव जी ने बताया कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल में हो सकता है अमेरिका अगेंस्ट में नहीं जाके अब्सेंट रहे और फिर वही अपनी स्पष्टता अपनी नीति में रखे, क्योंकि अमेरिका की मुझे लग रहा है कि जो बाइडेन के काल में नीति है उसमें बहुत मुझे स्पष्टता लग रही है, जबकि ट्रंप के काल में नीति में स्पष्टता थी। अच्छी और बुरी नहीं कह रहा हूँ, जजमेंटल नहीं हूँ, लेकिन ट्रंप के काल में नीति में स्पष्टता थी और इसीलिए ट्रंप के टाइम में उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड किए, उसमें यूएई, बहरीन और बाद में सूडान और दूसरे देश मोरक्को, ये सब उसके अब्राहम अकॉर्ड्स के पार्ट बन गए और अल्टीमेटली यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल भी डिक्लेयर कर दिया। ये सब ट्रंप के टाइम हुआ। तो अरब कंट्रीज हैं वो भी यूनाइटेड नहीं है, यूरोप भी यूनाइटेड नहीं है, लेकिन एक बात पे सब यूनाइटेड हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और उसमें इजराइल मुझे अकेला पड़ता लग रहा है। चाहे अमेरिका भी हो, अमेरिका भी ये नहीं कहेगा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट में 2 लोग हैं, एक तो हमास है और एक है इजराइल। जो पैलेस्टाइन की दूसरा जो गाजा में पैलेस्टाइन अथॉरिटी है वो भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए एग्री कर रहा है। अब हमास और इजराइल 2 हैं। अब हमास ये चाहता है कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए, इजराइल चाहता है हमास को खत्म कर दिया जाए और हमास को खत्म करने के चक्कर में जो पैलेस्टाइन की जनता है उसको कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है इजराइल, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके लिए पूरी दुनिया अगेंस्ट में। जी वक्ता जी बिल्कुल संजीव जी, देखिए साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं यूएन की बात की जाए तो जब सदस्यता बनने का प्रपोजल आया था तो अमेरिका ने भी अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और इसे होने से रोक दिया था। इधर अगर बात भारत की जाए तो भारत हमेशा से रूस यूक्रेन के युद्ध को देखा जाए तो भी रूस के साथ हमेशा खड़ा रहा, यूक्रेन के साथ मध्यस्थता करता रहा। बात अगर इजराइल और गाजा हमास के युद्ध की जाए तो इसमें भी लगातार इसी तरह से मध्यस्थता की बात आई थी। तो भारत किस तरह से और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बार फिर से वो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उसमें अपना समर्थन दे रहा है, फिलिस्तीन को अपना साथ दे रहा है। ऐसे में इजराइल हो, अमेरिका हो और तमाम बड़े देश हों जो भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, ऐसे बीच में इस कदम से भारत किस तरह का संदेश पूरी दुनिया में देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, भारत की जो नीति है इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में बहुत ही संतुलित है और जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि वैसे तो भारत ने अपने संबंधों को डीहाइफिनेट कर दिया है। हम इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों को एक तराजू पे नहीं तौलते हैं, उसको अलग तरीके से स्वतंत्र तरीके से डील करते हैं। लेकिन भारत भी 2 स्टेट सोल्यूशन का पक्षधर है और भारत भी लगातार इस बात को कहता है कि अगर इस समस्या का समाधान कभी निकलेगा तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन के माध्यम से निकलेगा। लेकिन ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में डायरेक्ट नेगोशिएशन से ही हो सकता है। अगर यूनाइटेड नेशंस कोई प्रस्ताव पास कर दे और एक इजराइल को स्टेट का दर्जा दे दे और उससे 2 स्टेट सोल्यूशन अगर निकालने की जो कोशिश की जाएगी तो वो सफल नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये इजराइल को भी मानना होगा और फिलिस्तीन को भी मानना होगा। और ये जब तक ये दोनों पार्टी साथ में नहीं बैठेंगी, डायरेक्ट नेगोशिएशन और डायलॉग नहीं होंगे, तब तक चाहे वो कोई अन्य देश हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, वो उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के द्वारा ये जो रिकॉग्निशन दिया गया है ये एक यूनिलेटरल रिकॉग्निशन है, इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। और इजराइल ने तो इसका काफी बड़ा विरोध भी किया है, अपने एम्बेसडर्स वगैरह को भी वहां से बुला लिया है। लेकिन जब असर नहीं पड़ने वाला तो इजराइल को फिर किस बात का डर, जो उसने तत्काल प्रभाव से अपने राजदूतों को वापस बुलाया और उस तरह का जब एक्शन हुआ तो उस पर रिएक्शन दिया इजराइल की तरफ से? देखिए, इजराइल तो इसका विरोध निस्संदेह करेगा कि उसके जो मामले हैं, उसके राष्ट्र के संबंध में जो विषय है, पहले उसका उसमें
से बनता है, उसका राइट बनता है कि उसको उसके बारे में वो कोई निर्णय पे पहुंचे। और अगर कोई राष्ट्र इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बिना निगोशिएशन और बिना डायलॉग के किए हुए ही अगर कोई राष्ट्र रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ता है तो इजराइल उसका विरोध करता रहा है। पहले से इजराइल इसका विरोध करता रहा है, क्योंकि इजराइल अभी भी 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए और फिलिस्तीन के स्टेटहुड के लिए अभी भी तैयार नहीं है। और यदि कोई तीसरा राष्ट्र, कोई विश्व के अन्य राष्ट्र उसे स्टेटहुड प्रदान कर देते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जाहिर है कि इजराइल जो कि अभी भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं उसने दिया है, न तो अभी देना भी चाहता है, तो ऐसे में तो उसका जो विरोध है वो स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक इस पूरी समस्या का समाधान है तो इजराइल को और फिलिस्तीन को दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना होगा, बातचीत करनी होगी, समझदारी विकसित करनी होगी। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये जो समझदारी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो नेगोशिएशन है, अभी तक नहीं हो रहे हैं। और दोनों ही पक्षों ने, फिलिस्तीन के भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, जो वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है उसमें जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं उसकी वजह से भी अनेक तरीके की तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं। सिर्फ गाजा का ही विषय नहीं है, गाजा में तो एक आतंकी संगठन शासन कर रहा है और उसको अब इजराइल पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है, मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि हमास का जो पूरा कृत्य है वो एक आतंकी कृत्य है। हमास ने ये 7 अक्टूबर के हमले की शुरुआत की थी। 2007 से हमास जो है वहाँ पर गाजा पट्टी में शासन कर रहा था और इजराइल ने भी काफी कोशिश की कि हमास के साथ एक बेहतर समन्वय तालमेल स्थापित किया जाए। लेकिन हमास ने इस पूरे समय का 2007 से लेकर के पिछले वर्ष 7 अक्टूबर तक के समय का जो इस्तेमाल है वो टनल्स बनाने के लिए किया, आतंकी साजिशों को करने के लिए किया। और इजराइल के ऊपर उसने बहुत बड़ा इजराइल के साथ धोखा किया और 7 अक्टूबर को एक ही दिन में 1300 लोगों को मार दिया। आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी? हमास एक आतंकी संगठन है, इस बात को हमें समझना होगा और हमास का खात्मा होना चाहिए। हमास जैसे आतंकी संगठनों को विश्व में कहीं भी पनाह नहीं मिलनी चाहिए। अगर इजराइल अगर फिलिस्तीन में किसी एक संस्था का शासन हो सकता है तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो कि वेस्ट बैंक पे शासन करती है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ऊपर भी हमास ने काफी अत्याचार किए हैं। 2007-8 के समय में हमास और फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के बीच में गाजा में इतना टकराव हुआ कि फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को गाजा छोड़ करके ही भागना पड़ा और उसके बाद से हमास का जो आतंक का शासन गाजा में चल रहा था। तो ये जो हमास के खात्मे के लिए इजराइल संकल्पबद्ध है। और जहां तक भारत का प्रश्न है तो भारत ने भी इजराइल को उसके आतंकवाद के विरुद्ध में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत भी खड़ा है। अमेरिका और अन्य जो रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र हैं जो कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं वो सभी इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन इजराइल को जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है गाजा में उसको एड्रेस करना होगा। इजराइल एट द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट लाइफ वो इस तरीके के ऑपरेशन को उसे नहीं करना चाहिए और उसको ह्यूमैनिटेरियन कैजुअलिटी जो कि पहले ही बहुत बड़ी संख्या में हो चुकी है उसका भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। करोड़ी जी और संजीव जी, आपने इस मुद्दे को इतने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।